स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 5 पर गति के नियम। और हमारा आज का टॉपिक है घर्षण। तो घर्षण पर हम लोग बात करेंगे और इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको घर्षण से परिचित करवाना चाहूँगा। किन किन बातों पर निर्भर करता है इस पर बात होगी हमारी मुख्य रूप से। इसके पहले हमने गति के नियम पढ़ लिए हैं, तो यदि आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक के माध्यम से पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन घर्षण के बारे में। तो घर्षण क्या होता है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो एक अपन व्यवहारिक कठिनाई लेते हैं और उससे अपनी बात को शुरू करते हैं, फिर हम घर्षण पर पहुंचेंगे। तो कल्पना कीजिए कि इस टेबल के ऊपर एक वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु को हम एक बल F से खींचते हैं। इस वस्तु का द्रव्यमान है कैपिटल M और हमने इस पर एक बल लगाया है F। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का हमने एक रिजल्ट निकाला था और वो रिजल्ट ये कहता है कि F बराबर m है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाया जाए तो उसमें A त्वरण उत्पन्न होगा। A का मान कितना होगा? F बटे m के बराबर। पर थोड़ी देर के लिए सोचो कि एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसे हम खींच रहे हैं, तो क्या हमारे खींचने से ट्रक हिलेगा? नहीं हिलेगा। पर ये नियम तो कह रहा है कि भाई इसमें त्वरण उत्पन्न होना चाहिए, वो चाहे मिलीमीटर का ही क्यों ना हो, माइक्रोमीटर ही क्यों ना हो। आज तो हमारे पास ऐसे ऐसे उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम अगर वो जरा सी भी गति को प्राप्त करेगा तो उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे, पहचान कर लेंगे कि इसमें गति उत्पन्न हो रही है, चाहे वो कितनी कम हो रही है। पर नहीं होगा। एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, चट्टान रखी हुई है और उस पर हम बल लगा रहे हैं। अब बल लगाया है, उस चट्टान का जो भी द्रव्यमान हो, हमने जो भी बल लगाया हो, त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। त्वरण चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, वो तो उत्पन्न होना ही चाहिए, पर नहीं हुआ, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या है कि हम एक काम करते हैं, ये ट्रक नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो एक बक्सा पड़ा हुआ है। उस बक्से को हमने खींचने का प्रयास किया, नहीं खींचा। हमने इस बल को बढ़ाना शुरू किया, ये जो F है इसके मान को बढ़ाना शुरू किया, राइज करते गए, बढ़ाते गए बढ़ाते गए। एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि ये बक्सा हमारे बल से खींचने में आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक निश्चित बल से ज़्यादा बल इसको लगाना पड़ेगा यदि हम इस वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाना चाहते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, हम अनुभव कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को यदि हम बल लगाएंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में हम उसे नहीं खींच पाएंगे, पर जब बल का मान बढ़ाएंगे 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 तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो खींचने लगेगी, यानी कि वो गति अवस्था में आ जाएगी, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस बल से कम बल पर ये गति में क्यों नहीं आई, इस नियम का पालन क्यों नहीं हुआ। तो फिर हमारा ध्यान जाता है कि यहां कोई ना कोई ऐसा बल भी होना चाहिए जो इसकी गति का विरोध करता है, जो कि इस बल को संतुलित करता है। ठीक, उस बल को कहते हैं घर्षण बल और सामान्यतः हम इसे घर्षण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से घर्षण अस्तित्व में आया। दूसरा एक उदाहरण और लेते हैं। हम साइकिल लेकर जा रहे हैं, हमने पेडल मारना बंद कर दिया, क्या होगा? साइकिल की गति कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और कुछ दूरी चलने के बाद में वो समतल सड़क है अगर तो रुक जाएगी। तो भाई जब गति में थी तो नियम तो ये कहता है, प्रथम नियम गति का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, कि कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अब उसकी गति अवस्था स्थिर अवस्था में बदल रही है, इसका मतलब इस गति में कोई ना कोई बाह्य बल है जो कि गति विरोधी है, गति का विरोध कर रहा है ना। तो हमने दोनों उदाहरण देखे, स्थिर वस्तु गति में क्यों नहीं आई, गतिशील वस्तु चलते चलते क्यों रुक गई। इन दोनों स्थितियों में हमारा जो ध्यान जाता है वो एक ऐसे बल पर जाता है, हो न हो इस सिस्टम के अंदर, इस निकाय के अंदर कोई बल ऐसा है जो गति का विरोध करता है। ठीक, उस बल को हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं और सामान्यतः इसे हम घर्षण से पहचानते हैं। तो आइए पहले अपन घर्षण बल की परिभाषा या घर्षण की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। परिभाषा कहती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है जो उनके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को घर्षण बल
कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, जो हम पहले बात कर रहे थे उदाहरण के माध्यम से समझने की, वही बात हमारी परिभाषा में भी आती है कि जब एक वस्तु अभी स्थिर है, हम इसको जब गति अवस्था में लाना चाहते हैं, या फिर यदि गतिशील भी हो और हम इस पर कोई बल नहीं लगाएं, तब भी इनके संपर्क तल मतलब ये वाला तल, यहाँ पर वस्तु और टेबल ये दोनों संपर्कित हैं, तो ये संपर्क तल हो गया। तो इस संपर्क तल पर, इस तल पर एक बल क्रियाशील होगा, और वो जो बल होगा वो क्या करेगा, इस गति का विरोध करेगा। इस प्रकार से वो क्रियाशील होगा। जैसा कि हमने समांगी बलों में देखा है कि यदि एक बल इस दिशा में क्रियाशील है और वस्तु स्थिर है, तो निश्चित रूप से उसके समान और विपरीत बल भी क्रियाशील है, तभी वो संतुलन में आया। तो इस बल को संतुलित करने के लिए कोई ना कोई बल यहाँ पर उपस्थित है, और इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं, और इस घटना को घर्षण कहते हैं। तो परिभाषा में हमने यही देखा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर या तो स्थिर है या चलने का प्रयास करती है या गतिशील है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य में एक गति विरोधी बल क्रियाशील हो जाता है, जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। उस बल को घर्षण बल कहते हैं। इस घटना को घर्षण के नाम से जाना जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि घर्षण के मुख्य मुख्य क्या गुण हैं। तो पहली चीज तो यह है कि यह संपर्क तलों पर कार्यशील होता है, क्रियाशील होता है। मतलब इसकी जो दिशा होती है वो संपर्क तल पर होती है। दूसरा, यह आपेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी कि रिलेटिव मोशन का ये अपोज करेगा, है ना। ये तल और इनके बीच में जो गति हो रही, तल स्थिर है और ये गतिशील है, या ये गति में आने का प्रयास कर रहा है, तो ये इसका विरोध करेगा, यानी कि हमारे लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होगा। दूसरा ये है कि यदि वस्तु स्थिर है तो घर्षण भी नहीं है। घर्षण कब अस्तित्व में आएगा, जब आपेक्षिक गति होगी या कोई वस्तु गति में आने का प्रयास करेगी, तभी घर्षण क्रियाशील होगा। तो यहां पर चूंकि ये स्थिर वस्तु है तो घर्षण नहीं है, हमने कोई बल नहीं लगाया, तो घर्षण भी शून्य है। जैसे जैसे हम बल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा, पर घर्षण बल का मान एक निश्चित मान से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब नहीं बढ़ पाएगा तो फिर हमारा बल ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये गतिशील अवस्था में आएगी। तो जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम जैसे जैसे बल को बढ़ा रहे हैं पर वस्तु गति अवस्था में नहीं आ रही है, इसका मतलब घर्षण भी बढ़ता जा रहा है। तो जब वस्तु स्थिर थी तब घर्षण शून्य था, जैसे जैसे हमने बल को बढ़ाया वैसे वैसे घर्षण बल का मान भी बढ़ना शुरू हुआ। फिर एक बल, घर्षण बल का मान लगातार बढ़ता नहीं रहेगा, एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ेगा। उसके बाद में फिर हमारा बल अगर ज़्यादा है तो वो गति अवस्था में उसको लेकर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपेक्षिक गति का विरोध करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो घर्षण से संबंधित थी। अब आइए अपन लोग बात कर लेते हैं घर्षण का कारण क्या, आखिर ये बल आया कहाँ से, क्यों आया अस्तित्व के अंदर। तो घर्षण के कारण सामान्यतः दो धारणाएं हैं, एक प्राचीन धारणा और एक नवीन धारणा। तो प्राचीन अवधारणा की अगर बात की जाए तो प्राचीन अवधारणा यह कहती है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में होती है तो हम इस सतह को एक चिकनी सतह के रूप में देखते हैं। सामान्यतः यदि हम किसी सतह पर हाथ लगाएंगे तो हमें वो काफ़ी स्मूथ नजर आएगी, चिकनी नजर आएगी, ठीक। परंतु यदि इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, सूक्ष्मता से देखा जाए, उपकरण की सहायता से देखा जाए, तो कितनी भी सतह चिकनी क्यों ना हो, समतल क्यों ना हो, उसमें कुछ उभार तो होते ही हैं। तो ये सतह आपकी पूरी तरह से चिकनी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अनियमितता है। इस प्रकार से अगर इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो हमें यह सतह इस प्रकार की नजर आएगी। अब क्या हुआ कि हमने जब इस पर दूसरी वस्तु को रखा तो दूसरी वस्तु की सतह में भी कुछ इसी प्रकार से है। अब आप देखिए कि हम तो इसको ऐसा बता रहे थे, पर सूक्ष्मता से देखने पर पता चला कि भाई ये दोनों सतह जो है ये तो काफ़ी रफ है। अब रफ अगर है
तो क्या है कि इसमें उभार भी हैं और गड्ढे भी हैं, तो दोनों में एक तरीके की इंटरलॉकिंग हो गई। इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे में फंस गई वो। तो जब एक वस्तु के संपर्क में दूसरी वस्तु को रखा जाता है तो उनकी संपर्क सतह में जो उभार और गड्ढे होते हैं वो आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं। ये उभार और गड्ढे हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देते, परंतु आणविक स्तर पर अणुओं के गुच्छे होते हैं। ये मूल रूप से देखा जाए तो वो अणुओं के गुच्छे इस प्रकार से होते हैं जो दृढ़ होते हैं, वो एक दूसरे को फंसा लेते हैं। अब क्या है कि जब हम इसे खींचने का प्रयास करते हैं तो चूंकि ये फंसी हुई है अंदर, तो फिर बल तो मांगेगी, ठीक है। तो हमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। और ये वस्तु पहले क्या है कि इस बल के प्रभाव से पहले तो ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद में फिर गति को प्राप्त करती है। तो हमारे बल का एक हिस्सा जो है वो उसको इस प्रकार से उभार से बाहर निकालने में खर्च हो जाता है, और यही घर्षण का कारण है। तो प्राचीन धारणा हमारी ये कहती है इसमें। अब इस पर एक काम करते हैं कि हम इसको बहुत नैनो पॉलिश करते हैं। नैनो पॉलिश मतलब बिल्कुल इसको स्मूथ और स्मूथ और स्मूथ बढ़िया करते हैं। तो जैसे जैसे इसको पॉलिश करते जाएंगे, जैसे जैसे पॉलिश करते जाएंगे, वैसे वैसे घर्षण बल का मान भी कम हो जाएगा। यानी कि पहले अगर हमको 10 न्यूटन बल लगाना पड़ता था, तब 7 न्यूटन में ही वस्तु गति में आने लग गई। और अच्छी पॉलिश किया तो 5 न्यूटन में गति में आने लग गई, और अच्छी पॉलिश किया तो 2 न्यूटन में गति में आने लग गई। पर अगर हमने उसको बहुत बढ़िया पॉलिश कर दिया तो अब वह 15 न्यूटन बल लगाने पर गति में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, हम जैसे जैसे वस्तु की सतह को चिकना करते गए वैसे वैसे घर्षण कम होता गया, पर जब एक स्थिति से हमने ज़्यादा उसको चिकना कर दिया तो फिर उस स्थिति के अंदर घर्षण का मान एकदम से बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए घर्षण की व्याख्या प्राचीन अवधारणा में नहीं थी। ये तो कहती थी कि भाई जब ये गड्ढे समाप्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर घर्षण भी समाप्त हो जाएगा और वस्तु जो है वो ऊपर ही ऊपर स्मूथ गति कर लेगी। तो ये अवधारणा आंशिक रूप से सही है, व्याख्या करती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उभार और गड्ढे नहीं होते, और ये भी एक कारण है, परंतु उस स्थिति की व्याख्या नहीं करती कि जब ये सुपर फाइन स्मूथ हो तो घर्षण का मान क्यों बढ़ जाता है। तो इसके लिए फिर वैज्ञानिकों ने नई अवधारणा दी, और वो थी नवीन अवधारणा। अब नवीन अवधारणा क्या थी? तो नवीन अवधारणा में ये कहा जाता है कि अणुओं और अणुओं के मध्य एक विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल क्रियाशील होता है, जिसको हम अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। और यदि विभिन्न वस्तुएं हैं, यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो इस प्रकार के बल को हम आसंजक बल के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस वस्तु को हमने इस वस्तु के साथ में रखा तो इनके वो हिस्से जो संपर्क में है, आप देखिएगा कि पूरी वस्तु संपर्क में नहीं है, तो वो हिस्से जैसे ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, तो ये हिस्से जो संपर्क में हैं, यहाँ पर अणु और अणु आपस में आसंजक बल से बंधे हुए हैं, यानी कि उनके बीच में एक तीव्र आकर्षण बल है। तो इन बिंदुओं पर तीव्र आकर्षण बल है, और जब हम इसको खींचने का प्रयास करते हैं तो चूंकि ये एक तरीके से बॉन्डेड है, यहाँ पर बंधन में है, तो ये बंध जो है उसका विरोध करता है गति का। तो एक निश्चित सीमा तक ये विरोध करता है, उसके बाद में फिर क्या होता है कि ये वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है। अब जैसे जैसे हम इसको चिकना करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो संपर्क स्थल हैं ये कम होते जाएंगे, और जब ये संपर्क स्थल कम होते जाएंगे तो अंतरा अणु का आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। अब बिल्कुल इस तरीके से होगा ये। तो अब इस स्थिति के अंदर क्या होगा कि ये ऊपर से ऊपर चलती जाएगी। जैसे देखिए आप मेरी उंगली के टिप पे टिप चलते हुए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से घर्षण का मान बहुत कम हो जाएगा। पर जब हम सुपर फाइन इसको पॉलिश कर देंगे तो फिर क्या होगा? तो सुपर फाइन पॉलिश करने पर आप देखिए कि अभी तो केवल ये कुछ बिंदु थे जो संपर्क में थे, और हमने इन बिंदुओं पर ध्यान देकर अंतरा अणुक आकर्षण के आधार पर यह बताया कि ये जितना कम क्षेत्रफल होगा घर्षण का मान उतना ही कम होगा। पर जब आपने इसके पूरे सरफेस को सुपर फाइन कर दिया तो अब क्या होगा कि संपर्क सतह के जो बिंदु हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए कि प्रत्येक बिंदु जुड़ गया, संपर्क में आ गया। अब संपर्क में आ गया तो अंतराणु का आकर्षण बल बढ़ गया, आसंजक बल का मान बढ़ गया। अब आपको इस वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा।
तो हमारी जो नवीन अवधारणा है यह उस स्थिति की भी व्याख्या करती है कि क्या कारण है जब हम उसको बहुत ज़्यादा चिकना कर देते हैं या बहुत ज़्यादा स्नेहक लगा देते हैं। आप देखिए कि अगर एक कांच का गुटका लें, दूसरा कांच का गुटका लें, आप कांच के गुटके पर रखिएगा, कांच के गुटके को चलाने का प्रयास करें, आसानी से चलेगा। पर उसके बीच में पानी की एक बूंद डाल दो और थोड़ा सा उसको घुमा लो ताकि वो फैल जाए, फिर कांच रख दो और फिर आप चलाने का प्रयास करो, वो आसानी से नहीं चल पाएगा। उपकरणों में तेल देने पर घर्षण कम हो जाता है, पर ज़्यादा तेल दे देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। तो उसकी व्याख्या हमारी नवीन अवधारणा के अंदर मिलती है। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। घर्षण की परिभाषा देखी, घर्षण की मुख्य मुख्य विशेषताएं देखी, उसके बाद में घर्षण का कारण देखा हमने कि प्राचीन अवधारणा क्या है और नवीन अवधारणा क्या है ना। अब अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे घर्षण कितने प्रकार का होता है, पहली चीज़ तो ये है ना, उस पर बात होगी।